हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है श्री राम अकेडमी में। आज का टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं। जो सेल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसी थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाए वो क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। थिंग्स which have life is called living organism. Those things which have life called living organism. तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिनके कारण जीवन, लिविंगनेस उत्पन्न होता है। लिविंगनेस क्या है? लिविंगनेस हम सांस लेते हैं, हम चलते फिरते हैं, अपने जैसे बच्चे बना सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो बात की जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। वो किस तरह से रहना पसंद करते हैं, इनको इनकी लाइफ स्टाइल अर्थात ये किस तरह से रहना पसंद करते हैं उसके आधार पर इनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? ये बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी जानते भी हैं लगभग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है जिनमें एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती है। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल का बना हुआ हो, मोर देन वन सेल, इनको क्या बोला जाएगा? मल्टी सेलुलर। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच देयर बॉडी फॉर्म बाय ओनली वन सेल। जिस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी ही क्या होगी? एक ओनली वन सेल की बनी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ स्टाइल के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ब्रॉड कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक यूनिसेलुलर जिनमें क्या है, सिर्फ एक ही सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है अर्थात उसकी बॉडी एक ही सेल की है, और दूसरी जिनमें एक से अधिक सेल पाई जाएं वो क्या कहलाएंगी? मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। ठीक। इसके अलावा एक छोटा सा और ग्रुप, कई बार आपने नाम सुना होगा, वायरसेस। तो वायरसेस में सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता, क्योंकि आपने इसके पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिट होती है। सेल क्या होती है? यूनिट होती है। किसकी? लिविंग बीइंग्स की। और जब लिविंग बीइंग्स की यूनिट है सेल, तो फिर मिनिमम कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए लाइफ के लिए। तो एक जब सेल की लाइफ है तो यूनिसेलुलर है। एक से ज्यादा प्रकार की सेल हैं, एक से ज्यादा सेल हैं तो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ विषम कंडीशन में, कुछ विशिष्ट पोजीशन में या कह सकते हैं स्थिति में लाइफ के कुछ कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे वायरस है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी जैसी कॉपी भी बना सकता है, सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इनको भी क्या कहते हैं? लाइफ और इनएनिमेट मैटर के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जब वो बाहर है, सेल के बाहर है, तो वो नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं, जब सेल के अंदर होते हैं तो लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाएगा? ना तो आप यूनिसेलुलर में रख सकते हैं और ना ही मल्टी सेलुलर में। उसके लिए एक अलग नाम दिया गया, सब सेलुलर। सब सेलुलर, सब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम वायरस को, वायरस किसके अंतर्गत आएंगे? फिर सब सेलुलर लेवल का
इसमें ऑर्गेनाइजेशन मिलता है क्योंकि इसमें सेल नहीं पाई जाती है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो टाइप्स के हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इनमें और क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। ठीक, तो यूनिसेलुलर एक तरफ, दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पाई जाती हैं। ठीक, तो इसमें यूनिसेलुलर की सबसे पहले तो जो डेफिनेशन बनती है उसको हम लिखेंगे, उसी पॉइंट को मेंशन करेंगे। देयर बॉडी इज फॉर्म बाय ओनली वन सेल, मीन्स ये किसके बने होंगे, सिर्फ एक ही सेल के बने होंगे, ओनली वन सेल। और इनमें क्या होगा, मोर देन वन सेल। देयर बॉडी इज फॉर्म बाय मोर देन वन सेल, ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब ये होगा जितने भी प्रकार के फंक्शन हैं वो सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल में होगा। और दूसरी तरफ बेसिक फंक्शन सभी सेल के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन वो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग तरह के फंक्शन को करने के लिए। मीन्स यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्पेशलाइजेशन होगा, और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट होगा। स्पेशलाइजेशन के सेंस में फंक्शन को करने के लिए मोर इफिशिएंटली कर सके, इसलिए जो सेल्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर कोई विशेष काम करने के लिए अपने आप को ट्रेंड कर लेती हैं। वो ट्रेंड सेल होती हैं, वो विशेष प्रकार का कार्य करती हैं। जैसे लंग में आप जानते हैं एल्वियोलाई सेल्स होती हैं, जिनमें सिर्फ ऑक्सीजन या गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से, ब्लड से और एयर से ब्लड में। तो लंग एक टिश्यू है जो एक विशेष प्रकार का काम करता है। वो काम क्या करता है, लंग विशेष प्रकार का काम करेगा। वो काम क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। जैसे कि एयर का ट्रांसपोर्ट होना है तो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल के स्ट्रक्चर की सबसे बाहर की बाउंड्री है, उसी बाउंड्री से होकर के सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक, तीसरा कैरेक्टर जो है पावर ऑफ डिवीजन। इनमें सेल्स जो है डिवाइड होती हैं जल्दी बार डिवाइड हो जाती हैं घंटों में। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर में जो 1 घंटे में डिवाइड हो जाती हैं, उससे भी कम समय में। कुछ ऐसी होती है जो 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती हैं। लेकिन कोई भी मल्टीसेलुलर सेल्स इतनी जल्दी नहीं डिवाइड होती, वो बहुत टाइम लेती है। तो मीन्स पावर ऑफ डिवीजन यहाँ पर वेरी फास्ट कह सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी होता है। और यहाँ पर डिवीजन ऑफ सेल जो देखते हैं वो क्या होता है, बहुत ही धीमा होता है, लो होता है। ठीक है, चौथे पे हम लोग बात कर सकते हैं सिंपल शेप की। चौथे पे क्या है बेटा, शेप। यहाँ पर आमतौर पर शेप जो होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें तो फिक्स होता है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम कह सकते हैं होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता है। मीन्स सम आर फिक्स्ड शेप, है फिक्स्ड शेप, सम है फिक्स्ड shape and some have variable shape। कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल शेप शो करते हैं। इसका मतलब वो समय के साथ उनका जो शेप है, उनका आकार है, बदलता रहता है। जैसे कि आपने इसके पहले 8th की क्लासेस में, जूनियर की क्लासेस में पढ़ा था, अमीबा अपना शेप बदलता रहता है। तो अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि वन सेल का ही बना हुआ होता है।
इसलिए इसमें क्या होता है, शेप फिक्स होना आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जैसे कि पैरामीशियम का नाम सुना होगा, उसका शेप फिक्स होता है। ऐसे और भी बहुत सारे बैक्टीरिया का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें भी सेल वॉल होने के कारण उनका शेप फिक्स हो जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ क्या होता है, इसमें मैक्सिमम का शेप फिक्स होता है। शेप क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी पाई जाती हैं, जैसे आपने WBC का नाम सुना होगा, जो कि ब्लड सेल्स होती हैं। इनमें ये क्षमता होती है कि यह अपना शेप चेंज कर सकती हैं और उसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर पाती है, जो कि उनके लिए आवश्यक है, उनके फंक्शन के लिए। इस तरह से, लेकिन इसमें रेयरली केस मिलता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि उनका शेप जो है चेंजेबल हो। मैक्सिमम क्या होता है, इनका शेप फिक्स होता है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम है शेप फिक्स। ठीक, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं अगले टॉपिक पर। बॉडी ऑफ तो यूनिसेलुलर में बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये क्या होते हैं बेटा, एक ही सेल के बने होते हैं। जब ये एक ही सेल के बने होते हैं तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगा। लेकिन एक से ज्यादा प्रकार के सेल के बने होते हैं तो सीधी सी बात है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका बहुत ही जटिल होगा। इसीलिए इनका जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, ए सेलुलर। क्या नाम देते हैं, ए सेलुलर नाम देते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर में भी ए सेलुलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो किया जाए, जिसको जनरली यहाँ पर सेलुलर लेवल बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेलुलर। और फिर इसके बाद दूसरा जो टाइप आएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का वो होगा टिश्यू लेवल। टिश्यू के बाद यहाँ पर ऑर्गन टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। 4 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल मिलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे सिंपल जो सेल्स होती हैं एक दूसरे के साथ अटैच तो हो जाती हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं शो करती हैं, इनको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे में क्या है, डिपेंडेंसी शो करती हैं, एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, तो टिश्यू बोलते हैं। और जब कई टिश्यू मिल करके किसी बड़े कार्य को करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन, जैसा कि आप पढ़े भी हैं, लीवर एक ऑर्गन है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम। तो सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें लीवर भी है, आपका स्टमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, माउथ है, ये सारे पार्ट्स क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। और ये सब ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। यहाँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी का लेवल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, मीन्स उनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसे बनी हुई है, तो यहाँ पर कई लेवल दिखाई देते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेकिन यहाँ पर बॉडी सिर्फ एक ही सेल की होती है, इसलिए बहुत सिंपल होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद लाइफ प्रोसेस की बात हम लोग इसमें कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस एक ही सेल में हो रही है सारी लाइफ प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लाइफ प्रोसेस जितनी होती है वो सब स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के द्वारा होते हैं। जितने भी फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि इनका जो सर्वाइवलशिप है वो थोड़ा हायर लेवल का होगा, ये ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी उनको बेहतर ढंग से झेल सकते हैं। क्यों झेल सकते हैं, क्योंकि इनमें स्पेशलाइजेशन मिलता है, और इसी स्पेशलाइजेशन के कारण इनमें इस तरह की कैपेबिलिटी आती है। तो ठीक है, लाइफ प्रोसेस इनकी जो होगी थोड़ा जटिल होगी, इनकी लाइफ प्रोसेस सिंपल होगी, क्योंकि इनको
जब किसी विशेष कंडीशन को झेलना पड़ेगा तो इनके लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इनमें स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है। टाइप ऑफ सेल की बात कर ली जाए, किसमें किस प्रकार की सेल्स मिलती हैं। टाइप ऑफ सेल्स, तो यूनिसेलुलर में दोनों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। आपने अभी इसके आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक सेल्स बोथ, इस ग्रुप में यूनिसेलुलर ग्रुप में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती हैं। यूनिसेलुलर में जब टाइप ऑफ सेल्स की बात की जाएगी, किस प्रकार की सेल्स मिलती हैं, तो इसमें सबसे पहला प्रोकैरियोटिक है, दूसरा यूकैरियोटिक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ये मेजर डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन की बात भी कई बार किया गया कि इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है कि नहीं। मीन्स इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सिंगल सेल का है तो उसमें किसी विभिन्न प्रकार के पार्ट्स वगैरह का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए इनके अंदर जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है बेटा, सेलुलर लेवल होता है। मीन्स सेल के अंदर ही पाया जाता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन सेलुलर, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन इंट्रासेलुलर कह सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ही है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के सिस्टम का, बॉडी के विभिन्न प्रकार के भाग का निर्माण होगा। हाथ, नाक, कान, पैर एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों का भाग दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन बहुत हाई लेवल का है, डिफरेंशिएशन मिलता है, वेल मार्क डिफरेंशिएशन मिलता है, अर्थात हाई लेवल का क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, लो लेवल का डिफरेंशिएशन होगा। ये आपका दूसरा डिफरेंस। एक चीज और आप बता सकते हैं यहाँ पर चाहें तो, लाइफ स्पैन, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका लाइफ स्पैन जो होता है लॉन्गर होता है। लाइफ स्पैन मीन्स वो कितने समय तक जीवित रहते हैं। लाइफ स्पैन किसी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बहुत शार्ट होता है। क्या होता है, शार्ट होता है, और इनका लाइफ स्पैन बहुत ही लॉन्गर होता है। ऐसा क्यों है, सिंपल सा, क्योंकि इनकी सेल्स घंटों भर में ही डिवाइड हो जाएंगी। तो जो एक सेल अभी एग्जिस्ट कर रही है नई सेल में, वो क्या होगी, डिवाइड होकर के दो नई सेल बना देंगी। उनका एग्जिस्टेंस क्या होगा, समाप्त हो गया उस सेल का। तो इसलिए क्या होता है, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक बार सेल बन जाती है वो एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक वो सेल उसी अवस्था में बना रहता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्क कर सके। इसलिए यहाँ पर जो लाइफ स्पैन है वो लंबा होता है प्रत्येक सेल का। ठीक है, दैट इज द अबाउट डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। द नेक्स्ट टॉपिक, सेल structure, cell structure and discovery of cell structure and discovery, cell structure and discovery। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी हम इसी का जान लें, तो आगे सेल और सेल के टाइप की चर्चा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अपने लेवल पर, उतनी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो सेल की सबसे पहले जो खोज की गई कैसे हुई, सेल सबसे पहले आप सभी लोगों ने पढ़ा है, खोजा था किसने, रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 की लगभग, 1665 में की।
तो रॉबर्ट हुक ने कैसे खोज की? इन्होंने एक माइक्रोस्कोप 1600 की सदी में एक ट्रेंड चला था, प्रचलन हुआ था कि जो लेंसेज होते हैं, इन्हीं लेंसेज को असेंबल करके चीज़ों को बड़ा करके देखने का ट्रेंड, जिनके यहाँ लोगों के पास इस तरह का लेंस का असेंबली मिलती थी, उनको माना जाता था कि बहुत अच्छे स्टेटस वाले लोग हैं। तो एक फैशन की तरह चल रहा था। उसी समय इन्होंने एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का, मीन्स जो छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखा सकता है, ऐसा लेंस का असेंबली इन्होंने बनाया था। हम कह सकते हैं उसको सिंपली वो पहला माइक्रोस्कोप रहा होगा जिसको इन्होंने बनाया था। इस तरह के माइक्रोस्कोप बहुत सारे लोगों ने डेवलप किया था, लेकिन उस समय जब इन्होंने 1665 में खोज की थी, उस समय का सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप इनके द्वारा सेल्फ बनाया गया था। सेल्फ असेंबल्ड माइक्रोस्कोप था, जिसमें उन्होंने कार, एक पौधा होता है, कार की छाल से की पतली स्लाइस काट करके उन्होंने देखा था। तो उसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दिए उस स्लाइड में। तो स्लाइड में जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो खाली जगहें थी और वास्तव में सेल वाल थी, प्लांट सेल का उन्होंने स्लाइड काटी थी। तो बीच में तो खाली जो जगह थी वो प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए था। उस समय डेड सेल थी, इसलिए प्रोटोप्लाज्म उस पर समाप्त हो गया था। इसलिए उन्होंने जो सेल खोजी वो कैसी सेल खोजी? सबसे पहले जो उन्होंने सेल देखा था वो डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल को उन्होंने देखा था और ये छोटे रूम के रूप में दिखाई देता था, स्मॉल या टीनी रूम के रूप में दिखाई दिया उनको। इसीलिए उन्होंने उसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। सबसे पहले आपको बताया गया था इसके पहले वाली वीडियो में कि सेल जो टर्म दिया था, किन्होंने दिया था? भाई रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया था। और ये जो रूम जैसा स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, ये आगे चल करके एक बड़ी सी साइंस का निर्माण करता है, इसकी स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बायोलॉजी। मीन्स सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल। यू कह सकते हैं ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सेल। तो उन्होंने खोज करी थी सबसे पहले डेड सेल की। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब लिविंग सेल की खोज किसी और ने की। तो इनको कई बार प्रश्न में घुमा करके पूछा जाता है कि लिविंग सेल को किसने खोजा, तो उसमें नाम दे दिया गया रॉबर्ट हुक। तो लोग जानते हैं कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, इसलिए फिर सीधे टिक इन पे लगाते हैं, दैट इज द वन। लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने की, और वो भी सेल्फ असेंबल्ड माइक्रोस्कोप से ही खोज उन्होंने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा। और खोजा कब इन्होंने? 1674 में। इन्हीं के समकालीन थे। उन्होंने 1665 में डेड सेल की खोज की। फिर इन्होंने क्या किया? 1674 में लिविंग सेल की खोज की। और जो इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल देखा था वो एक सॉयल बैक्टीरिया था। क्या था? सॉयल बैक्टीरिया था, जिसको इन्होंने देखा था। तब इन्होंने इसको छोटा मूव करने वाला ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग के रूप में देखा था। उसको उन्होंने कहा था स्मॉल एनिमल क्यूब। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जाता है लिविंग सेल को खोजने का श्रेय। लिविंग सेल की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल की खोज इन्होंने की। और ये लिविंग सेल्स क्योंकि माइक्रोस्कोपिक थे, बहुत छोटे थे, जो आंखों से नहीं दिखाई देते थे नेकेड आई से, उसको देखने के लिए निश्चित रूप से माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सबसे पहले इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की, इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक। सेल के अंदर आपने इसके पहले की क्लासेस में भी पढ़ा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन
रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने यह काम 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या खोजा? न्यूक्लियस की खोज की। और इतना ही नहीं, न्यूक्लियस नाम जो नेम दिया गया था वो भी किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही नेम भी दिया, इसको न्यूक्लियस कहा जाए। मीन्स जो टर्म है, पहली चीज तो खोज, डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। और टर्म न्यूक्लियस coined by रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट घटना थी। और इसमें आपने एक स्ट्रक्चर और भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियोलस नामक स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो न्यूक्लियोलस की खोज किसने करी थी? फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। इसको बस जानते रहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। और इसके अलावा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण J.E. पुरकिंजे, ये नाम बहुत पूछा जाता है। J.E. पुरकिंजे, इन्होंने क्या खोजा था भाई? इन्होंने वास्तव में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि ये क्या होता है, बेसिस ऑफ लाइफ होता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये टर्म दिया था। ये कई बार टर्म सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि किसने कहा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को प्रोटोप्लाज्म कहा है किसने? तो जवाब किसका होगा? J.E. पुरकिंजे ने। और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है भी इन्होंने ही क्वाइन किया था। टर्म भी इन्होंने ही क्वाइन किया। ठीक है। इसके बाद नेजेली और क्रैमर, दो और नाम आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी जानते रहिए। नेजेली एंड क्रैमर। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की खोज करी। उसका डिस्कशन किया, उसके बारे में बताया। इसलिए सेल मेम्ब्रेन की खोज का श्रेय किसको जाता है? नेजेली और क्रैमर को जाता है। नेजेली और क्रैमर, ये था हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ सेल बायोलॉजी आपके लेवल तक। बाकी और सारी चीजें अगली क्लासेस में जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट, सेल थियरी क्या है? सेल थियरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, स्वान और स्लाइडेन। स्वान एंड सील्डेन या स्वान एंड स्लाइड। इन दोनों लोगों ने कुछ लंबे समय तक स्टडी करी। उसमें उनको मिला कि जितने भी स्वान जो है एनिमल पर स्टडी कर रहे थे, और सील्डेन स्टडी कर रहे थे प्लांट पर। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्लाइड्स काट करके देखी। इन्होंने एनिमल से, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के टिश्यूज और पार्ट्स को लेकर के देखा। और इन दोनों ने देखा कि सभी में सेल, जो कि रॉबर्ट हुक ने इसके पहले बता दिया था, वो सेल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी में मिल रहा है। सेल लाइक स्ट्रक्चर सभी में कॉमन है। ये चीज इन्होंने भी दूसरी तरफ सेपरेटली दोनों ही लोगों ने बताया अलग अलग ईयर में। एनिमल भी क्या है, सेल लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, और प्लांट भी सेल लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं।
इसलिए इन्होंने कहा कि सेल जो है सभी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या बताया इन्होंने? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। और साथ में जोड़ा उन्होंने कि ये फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट इन द सिंगल सेल। सो उन्होंने कहा नहीं, ये फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट होने के साथ साथ क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। ये सबसे पहला पॉइंट भी इनका बना, नोट भी करते हैं कि सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स कहे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही कहा इन्होंने कि क्योंकि उस समय तक जानकारी में जो था प्लांट और एनिमल बहुतायत स्टडी किए गए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता ही चला था, उसी से पता चला कि नहीं जब ये क्या होता है, सेल है। इस तरह से उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ या मेड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और कैसी बेसिक यूनिट है? इनकी बेसिक यूनिट में दो पॉइंट्स बताए गए। एक बताया गया स्ट्रक्चरल और दूसरा बताया गया फंक्शनल। क्या है ये? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा इन्होंने उस समय एक और पॉइंट बताया जो कि बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया कि इन्हीं सेल के अंदर क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में नए सेल्स का निर्माण होता है, जो उससे बाद में सेपरेट हो जाता है। इस फंडा को बाद में क्या किया गया? गलत कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो तीसरी बात गलत हो गई, लेकिन ये दोनों बातें आज भी मान्य है। तो तीसरा फंडा जो गलत हुआ, तीसरा सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, तो उसके अपोज में कोई न कोई आया था जिसको ला करके बताया गया होगा कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है। तो इसके बारे में बताया गया कि बर्को नाम के एक साइंटिस्ट थे। बर्को ने इनके द्वारा जो दिया गया सेल थ्योरी का सिद्धांत था, उन्होंने उसमें एक अतिरिक्त लाइन जोड़ दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एक सेल से ही दूसरी सेल का निर्माण हो सकता है डिवीजन के द्वारा। तो मीन्स एक सेल से ही दूसरी सेल का निर्माण होगा बाय डिवीजन। तो इस तरह से अब यहाँ पर तीन मेजर पॉइंट हो गए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल्स एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि उन दोनों लोगों ने बोला था। तीसरा टर्म अब जोड़ा जाता है कि ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या कहिए न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण हो सकता है डिवीजन के द्वारा। ये दूसरा बात इन्होंने एक्सटेंड कर दी, इसमें एक्सपेंड कर दी, इसीलिए सेल थ्योरी का एक्सपेंशन भी कहा जाता है इसे, सेल थ्योरी एक्सपेंशन। क्योंकि ये चीज अतिरिक्त जोड़ी गई सेल थ्योरी में, इसको बढ़ाया गया, इसीलिए क्या है सेल थ्योरी का एक्सपेंशन है, जिसको किसने दिया था? बर्को नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो सेल से ही सेल का निर्माण हो सकता है डिवीजन के द्वारा, इसी को उन्होंने कहा A new cell is derived from a pre-existing cells. Cellula is cellula. इन्होंने उस समय अपनी लैंग्वेज में कहा था, जो बड़ा फेमस टर्म है, cellula is cellula। ठीक, ये तो थी सेल थ्योरी की बात। सेल थ्योरी के अपोज में आप जो है, क्योंकि सेल में थ्योरी में बताया गया सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक सेल से कम बने होंगे या फिर सेल के रिपीटिशन से बने होंगे। लेकिन सेल्स भी क्या है, वायरस क्या करता है, लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है सेल के अंदर आने के बाद। इसलिए इस सेल थ्योरी का फिर वो अपोज करता है, क्योंकि उसमें कोई भी पार्ट जो सेलुलर पार्ट होते हैं वो नहीं पाया जाता एक्सेप्ट डीएनए और आरएनए। ऐसे सबसे बड़ा जो सेल थ्योरी का अपोज करने वाला है, वायरस है।
नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ तो इन जनरल हम लोगों को बुक में मिलता है सेल्स जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स मीन्स जो बॉडी बनाई गई है लिविंग बींग्स की, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या ऑर्गेनिज्म सेल्स होंगी, उनमें कुछ न कुछ विशेषता के आधार पर, क्योंकि सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल के पार्ट्स क्या हो सकते हैं, किन चीज़ों से मिलकर के बनाए, पहली वीडियो में आपने देखा था। तब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा। ये क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, मीन्स इल डेवलप्ड। कई बार टर्म आपको मिलेगा इल डेवलप्ड न्यूक्लियस। किसकी प्रॉपर्टी है? तो किसकी प्रॉपर्टी है? प्रोकैरियोटिक सेल्स की है। और वेल डेवलप्ड या कभी कभी इसी को बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू न्यूक्लियस किसकी विशेषता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसकी विशेषता है? तो किसकी है? यूकैरियोटिक सेल्स की। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जिन सेल्स में क्या मिलेगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, मींस इल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब ट्रू सेल का मतलब क्या है? यहाँ पर ट्रू सेल का मतलब होता है जो जेनेटिक मैटर होता है किसी भी सेल का, जेनेटिक मैटर दैट इज डीएनए, ये विशेषता है। जो भी सेल होगी उसमें जो जेनेटिक मैटर होगा वो क्या होगा? डीएनए होगा। तो डीएनए क्या करेगा? अपने चारों तरफ अगर कोई मेम्ब्रेन रख लेगा, डीएनए है अंदर और उसके चारों तरफ एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन मिल जाए, मीन्स वो क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाए, या यूं कहें दूसरी भाषा में जो इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उससे वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो जा रहा है। किसके द्वारा? डबल लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा। यदि इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसका डीएनए सेपरेटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के द्वारा, किससे? साइटोप्लाज्म से, उस कंडीशन के न्यूक्लियस को या न्यूक्लियर कंडीशन को, जेनेटिक मैटर की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। यदि जेनेटिक मैटर डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके? इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, मीन्स यहां पर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर क्या है? किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यहां पर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब डीएनए क्या होगा? डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होगा? अभी मान लीजिए डीएनए है, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म मिलेगा और फिर सेल की बाउंड्री बाहर की होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसी अगर कंडीशन मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हमें डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? दोज सेल्स व्हिच जेनेटिक मैटर इज नॉट सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द साइटोसॉल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे बोलेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस or their genetic matter is not separated from the cytoplasm by a membranous structure. These cells are called or termed as the prokaryotic cell. Eukaryotic cells क्या हो जाएंगे फिर? Eukaryotic cells are those cells which have nuclear envelope around the genetic matter, that is the DNA. It means their genetic matter is separated from cytoplasm by a
membranous structure that is termed as the nuclear envelope। आगे जो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इंक डालने के बाद पुनः वीडियो को आगे बढ़ाएंगे।